जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पेपर कोड B020101T का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आपको इसी तरह के सारे क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पेपर है आपका टोटल 75 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए यानी कि खंड आ। यहाँ पर जो पेपर है आपको बोथ लैंग्वेज यानी हिंदी और जो है इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो आप जिस लैंग्वेज में सूटेबल हैं उसी लैंग्वेज में आप लोग जो है अपने पेपर में आंसर्स को लिख सकते हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग जो है 50 शब्दों में आपको देना है, ठीक है। इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी परिचालन निकाय क्या होता है। तो परिचालन निकाय ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। एक बार फिर से सुन लीजिए, परिचालन निकाय यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। इसी में आपका बी पार्ट है, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है। तो प्रकाशिक सक्रियता वह गुण है जिसके कारण कुछ पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। इन पदार्थों को प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रकाशिक सक्रियता वह गुण है जिसके कारण कुछ पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। इन पदार्थों को प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ कहते हैं। इसी में आपका सी पार्ट, एक्सप्लेन बॉन्ड फिजन यानी कि बंध विदलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बंध विदलन एक रासायनिक बंध का टूटना है। यह दो प्रकार से होता है। पहला होता है समास विदलन मतलब कि होमोलिटिक फिजन। इसमें बंध के इलेक्ट्रॉन समान रूप से दोनों परमाणुओं के बीच विभाजित होते हैं, जिसमें मुक्त मूलक बनते हैं। दूसरा होता है विषमांश विदलन मतलब कि हेटेरोलिटिक फिजन। इसमें बंध के इलेक्ट्रॉन असमान रूप से विभाजित होते हैं, जिससे एक परमाणु पर धनायन और दूसरे पर ऋणायन बनता है। इसी में आपका डी है, डिफरेंशिएट कॉन्फिगरेशन एंड कॉन्फॉर्मेशन यानी कॉन्फिगरेशन एवं कन्फर्मेशन में विभेद कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो कन्फिगरेशन क्या होता है। कन्फिगरेशन यह एक अणु में परमाणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था है जिसमें केवल रासायनिक बंधों को तोड़कर ही बदला जा सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या कन्फिगरेशन क्या होता है। तो यह एक अणु में परमाणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था है जिससे केवल रासायनिक बंधों को तोड़कर ही बदला जा सकता है। इसके बाद है कन्फर्मेशन। तो यह एक अणु में परमाणुओं की विभिन्न त्रिविमीय व्यवस्थाएं हैं जो एकल बंधों के मुक्त घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है। इन्हें बंधों को तोड़े बिना एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसी में आपका ई पार्ट, डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी यानी अनुनाद ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो अनुनाद ऊर्जा किसी अणु के वास्तविक ऊर्जा और उसकी सबसे स्थिर अनुनाद संरचना की ऊर्जा के बीच का अंतर है। यह अणु की स्थिरता को दर्शाता है। तो अनुनाद ऊर्जा क्या है। अनुनाद ऊर्जा किसी अणु के वास्तविक ऊर्जा और उसकी सबसे स्थिर अनुनाद संरचना की ऊर्जा के बीच का अंतर है। यह अणु की स्थिरता को दर्शाता है। इसी में आपका अगला है, डिफाइन कायरलिटी। कायरलिटी को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर कायरलिटी किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें वह अपनी दर्पण छवि और गैर अध्यारोपण योग्य बनाता है। कायरल अणु वे होते हैं जिन्हें
उनकी दर्पण छवि पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है। इसी में आपका नेक्स्ट है व्हाट इज हेटेरोलिक्विफिकेशन यानी विषम विदलन क्या है। तो विषम विदलन वह प्रक्रिया है जिसमें सहसंयोजक बंध इस तरह टूटता है कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु पर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक धनायन और एक ऋणायन बनता है। अगर आपको इसके आंसर नोट करने हैं तो आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। हम बिल्कुल क्लियरली आंसर्स को बोल रहे हैं, ठीक है। डिफाइन मेसो कंपाउंड मेसो यौगिक परिभाषित कीजिए। तो मेसो यौगिक एक ऐसा अणुक है जिसमें कायरल केंद्र होते हैं, लेकिन वह प्रकाशिक रूप से निष्क्रिय होता है क्योंकि उसमें एक आंतरिक सममिति तल होता है। इसी में आपका अगला है व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश से आप क्या समझते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश एक परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा अनुभव किया जाने वाला शुद्ध धनात्मक आवेश है। यह नाभिक के कुल आवेश यानी परमाणु संख्या में से आंतरिक इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण प्रभाव को घटाकर प्राप्त होता है। इसी में आपका नेक्स्ट है और लास्ट एक्सप्लेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव कहते हैं। क्या कहते, जेड इफेक्टिव एक परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के आकर्षण का माप है। आंतरिक इलेक्ट्रॉन नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच एक ढाल बनाते हैं जिससे नाभिक का कुल धनात्मक आवेश बाहरी इलेक्ट्रॉन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है। इसमें जो है निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस के एस। ये आपका जो है फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। जहां जेड जो है परमाणु संख्या है और जो एस है वो परिरक्षण स्थिरांक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस के एस, ठीक है। जेड यहाँ पर परमाणु संख्या है और एस जो है परिरक्षण स्थिरांक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 1 कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड बा। तो राइट ए नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इसी में आपका अगला है डिस्कस वंडर वॉल्स फोर्सेज। वंडर वाल्स बल की चर्चा आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। इसी में आपका अगला है ड्रा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ बी यानी बी के आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख को आपको यहाँ पर खींचना है, ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस स्लेटर रूल्स यानी स्लेटर नियम की आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। इसी में आपका अगला है राइट अबाउट पॉलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल के बारे में बताइए, ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप एंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के समूह एवं आवर्त में आयनिक ऊर्जा के परिवर्तन को समझाइए, ठीक है। इसी में आपका 8वां प्रश्न है डिस्कस अबाउट हाइपर कंजुगेशन। अति संयुग्मन के बारे में विस्तार से आपको यहाँ पर समझाना है। डिस्कस रिएक्शन ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन की अभिक्रियाओं को बताइए। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट ए नोट ऑन कार्बीन्स यानी कार्बन पर एक आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट्स वेरियस रोल। हाइड्रोजन बंध की चर्चा कीजिए एवं इसकी विभिन्न भूमिकाओं के बारे में बताइए, ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्कस जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम। ऑक्सिम की ज्यामितीय समावयवता समझाइए। इसी में आपका लास्ट है क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस हाइपर कंजुगेशन यानी अति संयुग्मन को समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आपको इसका डिटेल में आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम उस पर जो है अलग से एक प्रॉपर वीडियो
बना देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।